नमस्कार छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 8 के भगत सिंह के पत्र पाठ पढ़ाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यह भगत सिंह के पत्र जो हैं ये इन्होंने अपने पिता को लिखे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको भगत सिंह के बारे में कुछ जानकारी देना समझती हूँ कि आवश्यक है, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि भगत सिंह ने किस प्रकार से आज़ादी जो हमें हमारे भारत को दिलाई वो किन कठिन परिस्थितियों में दिलाई। जैसा हम सभी जानते हैं कि साहस, स्वाभिमान, त्याग, आत्मविश्वास और बहादुरी की मिसाल शहीद भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे, जो 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के जिला लयालपुर के बंगा गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। बात 110 साल पहले की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था और अंग्रेजों ने जो अपना भारत को अपना गुलाम बनाया हुआ था। इसमें एक बार की बात है कि इनके जो पिता थे सरदार किशन सिंह, वो कहाँ गए हुए थे, खेत में बीज बोने गए हुए थे। उनके साथ गए थे भगत सिंह, और भगत सिंह ने पूछा कि अब पिताजी आप यहाँ पर क्या बो रहे हो, तो उनके पिता ने कहा मैं खेत में बीज बो रहा हूँ। और भगत सिंह ने कहा कि ये बीज बो के क्या होगा। उन्होंने कहा बीज हम जितना बो रहे हैं उसके कई गुना ये बीज फसल बनकर उग जाएंगे। इस पर भगत सिंह ने कहा कि आप इसमें खेत में बंदूकें क्यों नहीं बो देते, एक तो हमारे पास बहुत सारी बंदूकें हो जाएंगी और दूसरा हम अंग्रेजों को आसानी से मार सकेंगे। भगत सिंह का ये जवाब सुनकर उनके पिता को थोड़ा अजीब सा तो लगा, लेकिन वो मन ही मन बेहद खुश हुए कि चलो उनके बेटे के अंदर भी क्या क्रांतिकारी खून दौड़ रहा है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और माता का नाम विद्यावती कौर था। 13 अप्रैल 1919 की बात है कि ये भारत का सबसे क्रूर दिन, क्रूर नरसंहार कहा जाएगा। इस दिन क्या हुआ था कि भारत पंजाब के जो भारत का एक प्रांत है आपका पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट एक जलियांवाला बाग एक जगह है, जहां पर अंग्रेज जनरल डायर ने रोलेट एक्ट के विरोध में जो एक सभा हो रही थी कुछ लोगों की, कह सकते हैं कि काफी लोग वहां पर थे, उन पर अचानक से उसने क्या करा, बिना किसी पहले जो चेतावनी दी जाती है, बिना किसी चेतावनी के उसने सीधे वहां पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और कई निहत्थे लोग वहां पर मारे गए। उस समय के आंकड़ों के अनुसार बताया जाता है कि 1000 से अधिक लोग वहां पर मार दिए गए थे। अब ये बात थी जब भगत सिंह केवल 12 वर्ष के थे और ये घटना हो रही थी जलियांवाला बाग के पास, और वहां से 20 किलोमीटर दूर भगत सिंह थे उस समय। और जब उन्हें ये कांड का पता लगा तब वे 20 किलोमीटर पैदल चलकर वहां गए, उस स्थान पर गए और वहां से वो खून की रंगी हुई जो मिट्टी थी उसको लेकर आए और उन्होंने तब से प्रण कर लिया कि अब वे अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वे क्या कर रहे हैं, भारत में निहत्थे लोगों को भी मार रहे हैं। अब बात होती है 1 अगस्त 1920 की, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू ही किया था और उन्होंने कहा था कि कोई भी जो भारतीय है वो किसी भी प्रकार से अंग्रेजों की बनाई हुई चीज का, अंग्रेजों की नौकरी का, अंग्रेजों के स्कूलों का क्या ना करे, प्रयोग ना करे, उनमें अपने बच्चों को ना भेजें, सरकारी नौकरियों के पदों को आप रिजाइन कर दें, छोड़ दें, जिससे कि क्या होगा, अंग्रेजों का कारोबार रुक जाएगा और वे वहां से आराम से भारतवर्ष को छोड़कर आराम से चले जाएंगे। और इसमें किसने भाग लिया, इसमें आपके जो भगत सिंह थे उन्होंने भी भाग लिया। अब जो गांधी जी थे उनके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये दोनों के क्या बन गए, सपोर्टर बन गए, कौन, भगत सिंह जी। अब बात होती है 5 फरवरी 1922 को, जब गोरखपुर जिले में चोरी चौरा एक स्थान है जहाँ पर अंग्रेजों ने क्या करा, एक जुलूस निकला था जिसको जबरन रोक दिया, जिसमें गुस्से में आए लोगों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें थाने के कुछ लोग मर गए। ठीक है। अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, इस बात से गांधी जी को तो बड़ा दुख हुआ कि मैं तो आज़ादी अहिंसा के माध्यम से पाना चाहता हूँ, नॉन वायलेंस के थ्रू पाना चाहता हूँ, और मेरे ही देश के लोगों ने क्या करा कि पुलिस थाने में आग लगा दी, कुछ अंग्रेज जल गए, मर गए। तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब इसमें क्या जो आपके भगत सिंह थे उनके साथ जो थे उस समय पे, वो थे क्रांतिकारी दलों के कुछ नेता बन गए, क्योंकि वो उन्हें लगा कि जो गांधी जी का मार्ग है वो थोड़ा कठिन है और पता नहीं अंग्रेज ये भाषा समझे या न समझे, किसकी, अहिंसा की। तो उन्होंने हिंसा का या कहीं क्रांतिकारी
गरम दल का उन्होंने एक अपने आप को हिस्सा बना लिया, जिसमें थे चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव आदि कई नेता थे। अब 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। तो इसमें क्या था कि भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा जो हथियार खरीदने थे भारतीयों को, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था, तो अंग्रेजों का एक खजाना जो था वो लूट लिया गया। इसको हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 4 लोगों को तो फांसी दे गई, जो 4 क्रांतिकारी थे उनको तो इमीडिएट फांसी दे दी गई कि सजा सुनाई गई, और 16 को 4 साल से आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। अब 1928 में जो भगत सिंह थे, उन्होंने 1928 में जो उनकी अपनी एक पार्टी थी, नौजवान भारत सभा, जो उनकी अपनी पार्टी थी, उसका उन्होंने एक दूसरी पार्टी में विलय कर दिया, यानी उसको मिला दिया। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ये वो चीजें थी जिनसे भगत सिंह के जीवन पर असर पड़ रहा था, और वे भारत की ओर उनका रुझान जाने लगा कि हम अब अंग्रेजों के साथ बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि अंग्रेज हमारे लोगों को भी मार रहे हैं, हमारे देश को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और उन्होंने ऐसे कई चीजें देखी जिसके बाद वे बहुत कह सकते हैं कि बहुत क्रांतिकारी, उनके अंदर एक क्रांतिकारी रूप बहुत जागृत हो गया। ठीक है, तो 17 दिसंबर 1928 को क्या हुआ कि भगत सिंह ने और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्स को, जो एक अंग्रेज था जो उस दिन लाठीचार्ज में शामिल था, जब लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज हुआ, तो उस साइमन कमीशन के अंतर्गत वो भी एक हिस्सा था, और सैंडरसन, तो उस सैंडरसन को उन्होंने गोली मार दी। किसने मार दी? राजगुरु ने और भगत सिंह ने मिलकर उसको गोली मार दी और वहां से भाग निकले। इसके बाद आप जानते हैं सरदारों को अपनी बाल और दाढ़ी नहीं कटानी होती उनके धर्म के अनुसार, लेकिन उनको जो था अपनी देशभक्ति इतनी ऊपर हो गई थी भगत सिंह को कि उन्होंने कहा कि अब दाढ़ी और बाल उन्होंने दोनों कटवा दिए, जिससे कि उनको कोई पहचान ना सके। 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ, एक असेंबली हो रही थी जिसमें कि बम फेंक दिया गया। उसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और बम फेंक दिया। लेकिन उस बम में, वो असेंबली में जो हो रही थी 8 अप्रैल 1929 को, उसमें उनका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि कोई लोग मरे, इसलिए वो एक ऐसी जगह नियुक्त की गई जहाँ लोग ना हो, और उस बम में भी कोई ऐसे पदार्थ यूज नहीं किए गए जो हानिकारक रहे हो, लेकिन बस अंग्रेजों को डराने का एक काम था कि भाई अंग्रेजों अब तुम भारत से चले जाओ। अब यहाँ से इनको लाहौर जेल में रखा गया और इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। सुखदेव, राजगुरु और जतिंदर दास, ये तीनों अब कहाँ चले गए थे? जेल में चले गए थे। वहां जाकर इन्होंने भूख हड़ताल करी। क्योंकि इन्होंने वहां देखा कि हमारे हिंदू जो भारतीय हैं उनके साथ और अंग्रेज जो प्रिजनर्स हैं यानी कि कैदी हैं उनके साथ बहुत ही दोहरा व्यवहार होता है। उनके लिए खाना है, उनके लिए अखबार है, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन भारतीयों के लिए कोई भी चीज उपलब्ध नहीं है। इसके लिए इन सब ने मिलकर क्या करा, भूख हड़ताल कर दी। और आप जानेंगे कि 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद कौन, जतिंदर दास ने अपना दम जेल में ही तोड़ दिया। फिर 5 अक्टूबर 1929 को 116 दिन बाद भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल को तोड़ा था। आप समझ रहे हैं कितने दिनों बाद? 116 दिनों बाद। फिर 26 अगस्त 1930 को अदालत ने इन लोगों को सजा सुना दी और 7 अक्टूबर 1930 को जो भारत की उस समय अंग्रेज ही उसमें न्यायालय में न्यायाधीश वगैरह थे, उन्होंने क्या सुनाई? उन्होंने सजा सुनाई कि इनको फांसी दे दी जाए। किनको? इन 3 को, सुखदेव को, राजगुरु को और भगत सिंह को। और 23 मार्च 1931 को वो काला दिन था जब शाम के 7:33 पर किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दे दी गई? फांसी की सजा दे दी गई। तो ये थी कुछ भूमिका जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब आपकी पाठ के अंतर्गत जो आता है उस पाठ में दिए गए जो 2 पत्र हैं फांसी से पहले के, वह 2 पत्र मैं आपको समझा रही हूँ। भगत सिंह के पत्र। पूज्य पिताजी, नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायने कशिश नहीं है।
आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। देखिए उस समय भारत पाकिस्तान एक था, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी ये भाषाएं देश में चल रही थी जिन्हें लोग बोला करते थे। इसलिए हम इन पत्रों में देखेंगे कि इन पत्रों में जो भाषाएं हैं, जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो हिंदी भी है और उर्दू जबान भी है। ठीक है, तो पहले पत्र में उन्होंने अपने पिताजी को लिखा है कि आपको मालूम है गांधी जी ने मुझे कह दिया था कि ये आप इस बच्चे को अपने वतन के लिए छोड़ दीजिए और वही अब मैं करने जा रहा हूँ। दूसरा पत्र उन्होंने दिल्ली से लिखा है जो जेल से है, 26 अप्रैल 1929 को लिखा है। लिखते हैं कि पूज्य पिताजी महाराज, वंदे मातरम। अर्ज यह है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस के हवालात से दिल्ली जेल में मुंतकिल कर दिए गए थे, और मुंतकिल मतलब ट्रांसफर कर दिए गए थे, एक स्थानांतरित कर दिए गए थे, और इस वक्त दिल्ली जेल में ही हैं। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। गालिबन 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम हुआ है कि आप तशरीफ लाए थे और किसी वकील वगैरह से बातचीत की थी और मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर तब सब इंतजाम न हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ लाए हो सकेगी। वकील वगैरह की कोई खास जरूरत नहीं है। 2-1 अमूर पर थोड़ा सा मशवरा लेना चाहता हूँ, मगर यह कोई खास अहमियत नहीं रखते। आप ख्वामखा ज्यादा तकलीफ न कीजिएगा। अगर आप मिलने के लिए आए तो अकेले आइएगा, वालिदा साहिबा को साथ न लाइएगा, क्योंकि ख्वामखा वे रो देंगी और मुझे भी कुछ तकलीफ जरूर होगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर मालूम हो सकेंगे। हाँ, अगर हो सके तो गीता रहस्य, ये कुछ किताबें हैं जो वे पढ़ते थे, तो वे उन्होंने अपने पिताजी से अपनी अलमारी से मंगाए हैं कि आप गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी सवाना उम्री जो आपको मेरी कुतुब मतलब अलमारी से मिल जाएंगी। अंग्रेजी के कुछ आला नॉवेल लेते आइएगा। वालिदा साहिबा, भाभी साहिबा, माता जी यानी दादी जी के चरणों में नमस्कार। रणवीर सिंह और कुलतार सिंह को नमस्ते। बाबूजी, दादाजी के चरणों में नमस्ते अर्ज कर दीजिएगा। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। आप किसी किस्म की फिक्र न कीजिएगा। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है, इसलिए इस पते यानी कांग्रेस दफ्तर पर लिख रहा हूँ। आपका ताबेदार भगत सिंह। तो जैसा कि मैंने आपको इस पत्र में, इन पत्रों में मैंने आपको बताया कि जो भगत सिंह हैं वे किस प्रकार से अपने पिता को कह रहे हैं कि अगर आप आएंगे तो माँ को साथ मत लाइएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माँ जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे कोई भी बच्चा दूर नहीं हो सकता। और एक ऐसी परिस्थिति जब अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने सजाए मौत के लिए फांसी की सजा सुना दी गई हो, तो कोई माँ कैसे ना अपने छलछलाते हुए आंसुओं को बहाएगी। यह बहुत मुश्किल समय था उस माँ के लिए, उस वीर जननी के लिए, और साथ ही उस वीर क्रांतिकारी सपूत के लिए। तो इस प्रकार से हमने इन पत्रों में पढ़ा कि किस प्रकार से अंग्रेज जो थे वे दोहरा व्यवहार करते थे, और किस प्रकार से सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। अच्छा, यहाँ तक का सत्य तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके आगे का सत्य एक यह भी है कि जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई तो उनको उनके माता पिता वगैरह को नहीं सौंपा गया, क्योंकि अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं बाहर क्या ना फैल जाए, दंगे ना फैल जाए। इसलिए उन्होंने पहले जेल के पीछे की दीवार तोड़ी और इनके ऊपर मिट्टी तेल डाला और इन लोगों को जला डाला। जब गांव के लोगों ने दूर आग जलते हुए देखी तब उन्हें कुछ भ्रम हुआ और वे उधर को उस तरफ को भागे, वो भीड़ के साथ भागे। ऐसा देखकर कि इतनी भीड़ यहाँ की ओर आ रही है, अंग्रेजों ने अफरा तफरी में उनके फिर जो जले हुए अंग थे उनको बटोरकर मतलब उनको अंग्रेजों ने नहीं बटोरा, पर किन वो वहां से भाग गए। और तब गांव वालों ने उन अंगों को जो जले भुने से रह गए थे कुछ, फिर उनका अच्छी तरीके से दाह संस्कार रीति रिवाज के अनुसार किया। तो देखिए किस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में हमको आज़ादी मिली है। तो प्रिय छात्रों, मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप अपने देश की आज़ादी को संभाल कर रखेंगे। यह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं प्राप्त हुई है, इसमें
बहुत से क्रांतिकारियों के, ये तो कुछ ही नाम हैं जिनमें हम जतिंदर दास का नाम ले रहे हैं, जो कि 63 दिन तक भूखे रहे। 116 दिन तक हमारे भगत सिंह भूखे रहे, जिन्होंने अन्न पानी जल सब त्याग रखा था। और इतनी मुश्किलों से हमें आज़ादी प्राप्त हुई है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें भी इस आज़ादी को संभाल करके रखना चाहिए। और उस समय के जो नारे थे, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद, ये नारों को भी हमें उतना ही प्यार से सहेज कर रखना चाहिए जितने प्यार से हमें अपनी आज़ादी को सहेज कर रखना है। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि जरा से क्रोध आने पर यह जो हमारे तौर तरीके हो गए हैं वे काफ़ी खराब होते जा रहे हैं। अपनी बातों को रखने के, हमें अपनी बातों को रखने का एक ढंग आना चाहिए, क्योंकि यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। यह आज़ादी हमें मिली है भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ साथ कुछ नर्म दल के, या कह सकते हैं कुछ अहिंसा, जिन्होंने जैसे गांधी जी हो गए, और गांधी जी के साथ जो कई लोग जुड़े हुए थे जो अहिंसा से आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, उन लोगों के सहयोग से भी हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई है। तो हमें हर प्रकार से इन बलिदानियों के बलिदान को याद रखना चाहिए, और किसी भी प्रकार का ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे हमारे देश की आज़ादी और स्वतंत्रता सेनानियों को हम शर्मसार करें। आशा करती हूँ आपको यह पाठ, वीर सेनानी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह, राजगुरु और जतिंदर दास, सुखदेव आदि का, यह पाठ जो इन क्रांतिकारियों के बारे में भी साथ ही साथ बता रहा है। और पाठ का नाम था भगत सिंह के पत्र, जो वे अपने पिता को लिख रहे हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।